देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मीमांसा हिस्ट्री का सादर नमन। यह वीडियो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है, जिसे कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल से लाइव फिल्माया गया है। यह मेमोरियल अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल से लाइव मीमांसा हिस्ट्री पर हम आप सभी देशवासियों का अभिनंदन करते हैं। आज़ादी की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है उस वीर का जिसकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। सुभाष चंद्र बोस भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक हैं जिनका कर्ज आज़ाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते हैं। बात करते हैं इनके जन्म की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम था प्रभावती। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस एक संभ्रांत परिवार से थे, इसलिए इन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी। इन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। सन 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए थे, जहां इन्होंने 1920 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आवेदन किया और परीक्षा में पूरे भारतवर्ष से चौथा स्थान प्राप्त किया था। लेकिन भारत माँ के इस दुलारे बेटे ने जब जलियांवाला बाग वाला नरसंहार देखा तो इनका मन व्यथित हो गया और इन्होंने 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। आगे की यात्रा की बात करें तो इसके बाद सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के निर्देशक अनुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। 1928 में वे जब साइमन कमीशन आया तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में ही हुआ था। उस दौरान गांधी जी के पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। वहीं सुभाष को और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। जी हाँ, गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग नहीं चाहते थे, पर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही पूर्ण स्वराज की मांग पर अटल थे। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिए गए वचन को तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को ना बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस से नाराज हो गए। उन्हें अपने क्रांतिकारी जीवन में 11 बार जेल जाना पड़ा। अनेक ऐसे समय आया, 1939 का समय था जब उन्हें गांधी जी से मतभेद का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि 1939 का जब वार्षिक अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ तब इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष का कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी और उसके साथियों ने उनकी एक ना मानी। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष कुछ काम ही ना कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बात करते हैं आगे की कहानी की। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही
फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले से ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू कर दी। फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुभाष जेल में निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे, जिस कारण सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहे, इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर में नज़रबंद कर लिया। पर सुभाष कहाँ रुकने वाले थे। जर्मनी 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। वर्ष 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन कुछ परिस्थितियों से अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। 4 जुलाई 1944 की बात करें तो आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने के अपना कारण और आजीवन हुकूमत आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में भारतीयों को परिचित कराया। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई थी, परंतु उनका दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। सुभाष चंद्र की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास का ये सबसे बड़ा संशय माना जाता है। ऐसी पुण्यात्मा जिसने देश की आज़ादी में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उस महान आत्मा को मीमांसा हिस्ट्री का नमन। धन्यवाद।